आज हमको देखना है कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है। सबसे पहला यूज है डिफरेंशिएशन एज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, हालांकि देखो हम लोग पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज जो होता है वो एक्चुअली दो टाइप का होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर लगाना चाहिए कौन सा रेट ऑफ चेंज हमको डिफरेंशिएशन से मिलता है, इंस्टेंटेनियस। लेकिन अभी उसके कॉम्प्लिकेशन में आप मत जाइए, अभी बस इतना समझिए कि डिफरेंशिएशन को हम लोग रेट ऑफ चेंज के रूप में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, बताइए आप इसको क्या पढ़ते हैं? ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन आज के बाद से हम इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ, बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू। इसका मतलब हुआ कि मैथ्स वाले लोग जहां पर डिफरेंशिएशन वर्ड यूज करता है, हम फिजिक्स वाले लोग वहां क्या यूज करते हैं, यानी दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। क्लियर है? हम डिफरेंशिएशन को कह सकते हैं अदर लैंग्वेज में रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप बताइए वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा फेमस है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलो, वेलोसिटी का मतलब हुआ रेट ऑफ क्या, बोलो, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आप डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है ऐसे से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बताइए क्या हम इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को हम लोग क्या लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को हम लोग क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू t को हम क्या लिखेंगे? ds बाई डी टी। इसका मतलब वेलोसिटी जो होता है वो होता है ds बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए अभी अगर आपको याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब हम लोग को मोशन में पढ़ना है। मैं बस कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो याद नहीं भी होगा तो जो मैं बोल रहा हूं वो मान लीजिएगा कि हाँ ऐसा होता होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बताओ एक्सेलरेशन के लिए क्या मैथमेटिकल फॉर्म तुम लिखोगे? इसके लिए लिखा जाएगा dv बाई डी टी। अच्छा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से हमको फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, किसी को याद हो तो बताओ। अरे तब लॉ बताओ, लॉ अप्लाइड, हालांकि वो तो होता है कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना इक्वालिटी में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग 1 यूज करते हैं। मतलब मिला जुला के ये समझिए कि फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब बाबू मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से। मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोला जाता है और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। बोलो, ठीक है, पढ़ेंगे मोशन वोशन में, सब खूब डिटेल में हमको पढ़ना है। फिलहाल समझिए कि फोर्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू होगा dp बाई dt। सही है, यानी जहां कहीं भी रेट ऑफ चेंज आएगा वहां पे हम डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, और कुछ बताइए। आप बताइए वर्क का क्या डेफिनेशन होता है, सॉरी पावर का क्या डेफिनेशन होता है? पावर का ये होता है रेट ऑफ डूइंग, नहीं, रेट ऑफ क्या, डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्चुअली वर्क के साथ चेंज वर्ड यूज नहीं होता है। वर्क के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है? डूइंग, वर्क किया जाता है कि नहीं? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी हम लोगों को अगर पावर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब जिस चीज का रेट है वो ऊपर आएगा और जिसके रेस्पेक्ट में है वो कहाँ जाएगा? वो नीचे जाएगा। ठीक है, आपने 10th क्लास में और इवन 12th क्लास में भी करंट पढ़ा होगा। करंट का क्या डेफिनेशन होता है? इलेक्ट्रिक करंट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ, हाँ, फ्लो ऑफ क्या,
चार्ज को तो क्यू से डिनोट करते हैं, तो चार्ज के साथ भी चेंज वर्ड यूज नहीं होता है, इसके साथ हम लोग फ्लो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट सबका एक ही होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। इसका मतलब हुआ कि करेंट जो है वो हो गया डी क्यू बाई डी टी। आप समझ रहे हैं, जहाँ कहीं भी रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ डूइंग या रेट ऑफ फ्लो ये सब आएगा, वहाँ हम डिफरेंशिएशन का फॉर्म यूज करेंगे। सही है। इसका मतलब हुआ कि अगर हमको डेफिनेशन पता है तो हमको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये हम अपने से लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखिए आपकी किताब में ये सारा एग्जाम्पल लिखा होगा, तुमको मिला है ना बुक? हाँ ठीक है, ठीक। अरे तो देख लो ना, झांक लो, कह लो कि हाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, सवाल है कि रेट ऑफ चेंज पढ़ते तो हम बहुत है, रेट ऑफ चेंज का आपको मतलब पता है क्या होता है ये? हाँ, तो इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज कितना बढ़ रहा है ये हमको चेंज बताता है, रेट ऑफ चेंज नहीं। रेट ऑफ चेंज हमको बताता है किस रेट से बढ़ रही है। बेकार बात है, रेट ऑफ चेंज किस रेट से बढ़ रहा है, तुम उसी को हिंदी में बता रहे हो। तो सेम ही चीज ना, तुम हमको हिंदी में समझा रहे हो। मैं रेट ऑफ चेंज इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तुम उसको हिंदी में बोल रहे हो कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है। बढ़ना भी तो चेंज होना होता है। नहीं, रेट ऑफ चेंज हमको बताता है कोई भी चीज कितनी तेजी से बदल रहा है। जा बदल रहा है लेकिन कितनी तेजी से बदल रहा है, ये हमको पता चलता है किससे? रेट ऑफ चेंज से। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो एक बच्चा है, अभी 1 साल का है। कितने का है? और 1 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है क्या? मैंने मैं हिती चुकी लिख दूं यहाँ पे। इतना बड़ा होता है, 2 फीट का मान लिया जाए। 1 साल का बच्चा जो है वो मान लीजिए 2 फीट का है। क्या बोलते हो? ये बच्चा जब 2 साल का हुआ तो हमको लग रहा है कि इतना बड़ा तो हो ही जाता है, ठीक है, 2.5 फीट मान लिया जाए, तो 2 फीट और 6 इंच का हो जाता है। मैं पूछूं कि इस 1 साल के दौरान बच्चे के हाइट में कितना चेंज हुआ? कितना चेंज हुआ? 6 इंच का चेंज हुआ। लेकिन हमको चेंज नहीं चाहिए, हमको चाहिए रेट ऑफ चेंज। हमको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जो आप नहीं समझे, क्योंकि ये चेंज इन हाइट हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? ये हम टाइम के रेस्पेक्ट में। ये जो साल है ये किसका यूनिट होता है? ये टाइम का यूनिट होता है। बोलिए ना, सेकंड, मिनट, घंटा, ईयर, ये सब किसका यूनिट होता है? हाँ, टाइम का होता है। तो आप बताइए ये कितना होगा? हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि बच्चे की हाइट जो है उसके बढ़ने का रेट क्या है? तो वो है 6 इंच पर ईयर, ऐसे बोला जाएगा। 6 इंच पर ईयर बोला जाएगा। ये जो बदलाव है 1 साल में ना हुआ है। हालांकि देखिए, यहाँ पर हम लोग इंस्टेंटेनियस नहीं देख सकते, हमको देखना चाहिए यहाँ पर क्या? एवरेज। क्योंकि 1 साल का टाइम इंटरवल ना है, तो हमको यहाँ डेल्टा एच बाई डेल्टा टी लिखना चाहिए। अरे बोलो ना। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर एकदम कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ना, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम ही होता है। फिर उसके कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, समझ लो ये ठीक है, ठीक है। जिस समय हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच का डिफरेंस देखेंगे ना, वहाँ खुद ही तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या लिखना चाहिए। हाँ सुनिएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना है? 6 इंच पर ईयर है। बहुत बढ़िया। अब यही बच्चा जो है वो 20 साल का हुआ। अभी 20 साल का हुआ तो मान लो 6 फीट का हो गया, होता ही है 20 साल का आदमी 6 फीट का। तो क्या लगता है जब वो 21 साल का होगा तो 6 फीट 6 इंच का हो जाएगा, और 22 साल का होगा तो 7 फीट का होगा, 23 साल का 7.5 फीट। ऐसा होता है क्या? देखिए, बहुत मेहनत करेगा, खूब कॉम्प्लान पिएगा, दिन भर कहीं लटका भी रहेगा, ढेर से ढेर बढ़ेगा, 1 इंच कहीं बढ़ सकता है 20 साल का आदमी, वो भी उतना नहीं बढ़ता है। अरे है कि नहीं? लेकिन चलिए, बहुत मेहनत किया उसने, 1 इंच आपने इसको बढ़ा दिया। मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, हाँ, आम जीवन में जो होता है। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना है? तो यहाँ है 1 इंच पर ईयर। एक बात बताइए, कब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ज्यादा है? कब ज्यादा? बचपन में कि जवानी में? बचपन में। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जा बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और आपके सामने उसका एग्जाम्पल है कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा है, यहाँ पे कम है। यानी यहाँ पर भी हाइट बढ़ तो रहा है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज कम है।
तो रेट ऑफ चेंज हमको ये बताता है कि कोई भी क्वांटिटी कितनी तेजी से बदल रहा है। क्लियर है? हाँ, इसीलिए ना, जैसे मान लीजिए कि जब आप छोटे बच्चे होंगे तो आपके लिए पैंट खरीदाता होगा, चाहे शर्ट खरीदाता होगा, तो हाथ है यहाँ तो खरीदाता होगा यहाँ तो, ऐसा होता है। क्योंकि आपके गार्जियन को भी पता है कम से कम एक शर्ट है 2 साल 3 साल तो चलेगा, और 2 साल 3 साल में तो अच्छे खासे बढ़ जाइएगा। जूता खरीदाता होगा तो पैर होता होगा यहाँ तो खरीदाता होगा, उसमें रुई ठुसाता होगा, हर साल थोड़ा थोड़ा उसमें से रुई निकलाता होगा। अब ऐसा नहीं है, अभी जितना पैर है उतना ही खरीदाता है। क्योंकि आपके गार्जियन भले उतना फिजिक्स नहीं जानते हैं तो क्या, लेकिन उनको पता है कि आप बढ़ेंगे भी तो बहुत धीरे धीरे अब आप बढ़िएगा। अभी भी तेजी से बढ़ रही है तो मैं जिंदगी के रफ्तार की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे हाइट की रफ्तार की नहीं। अभी जो है, अभी आप बढ़ भी रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में खाली रखिएगा कि रेट ऑफ चेंज हमको क्या बताता है, कोई भी चीज़ कितनी तेजी से बदल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कोई क्वांटिटी घट रहा है तो रेट ऑफ चेंज उसका नेगेटिव होगा। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर के पीछे कोई गड्ढा है, बोलो अभी सावन चल रहा है, 2 महीने से चलता ही जा रहा है ना। तो मान लो कि बारिश हुआ है तो गड्ढे में पानी होगा। तो किसी दिन संडे को फुर्सत मिला तुमको, एकदम 12 बजे जाके तुमने हाइट चेक किया कि अभी पानी कितना है। तो वो हाइट मान लो कितना लिया जाए, बोलो 2 फीट, इंच, सेंटीमीटर में, बताओ सेंटीमीटर, चलो 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कितना है? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मान लो कि अगले दिन भर बारिश हुआ, ठीक है, तो अगले दिन भी क्लास मान लो बंद हो गया। लेकिन ऐसा मान लो, होगा नहीं, मान लो बंद हो गया क्लास, और तब अगले दिन एकदम 12 बजे जाके तुम चेक करोगे। मान लो किसी दिन संडे की बात है, आप अगले दिन मंडे को जाके देखिएगा तो जाहिर सी बात है पानी का लेवल तो थोड़ा बढ़ा रहेगा ना। तो पानी का लेवल इतना हो गया, मान लिया जाए कि ये कितना है, 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर। एकदम 12 बजे तुमने जाके चेक किया है, ताकि हम पूरा एक दिन का टाइम इंटरवल ले सके। आप बताइए यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ वाटर लेवल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना है? 10 सेंटीमीटर पर डे ना बोलोगे। ये तुम समझ रहे हो कैसे रेट ऑफ चेंज लिखा जाता है? 10 सेंटीमीटर पर डे। लेकिन तुम बताओ ये प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि यहाँ पर हाइट बढ़ रहा है। सही है। लेकिन अब 2-4 महीना गुजर गया, अभी नवंबर चाहे अक्टूबर की बात हो रही है, तो उस समय तो बारिश होता नहीं है। और मान लो गड्ढे में पानी अभी एकदम भरा हुआ है इतना, ठीक है, और ये हम लोग कितना ले लेते, बोलो 100 सेंटीमीटर ले लें। तो किसी दिन ऐसे ही संडे को जाके तुमने 12 बजे चेक किया तो इतना था। अगले दिन मान लो तुम गए एकदम 12 बजे, ठीक है, बहुत जाड़ा है और जिसकी वजह से क्लास बंद है। लेकिन ये भी आपको क्या करना है, मानना है। तो आप बताइए, ठीक है, बारिश हो नहीं रही है तो पानी का लेवल कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, बोलिए ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगले दिन हम गए तो पता चला कि कितना है, 98 सेंटीमीटर है। बोलिए मंडे को हम गए एकदम 12 बजे। आप बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ वाटर लेवल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इस केस में कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर का चेंज आया है कि नहीं? तो हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन आप सॉरी सेकेंड लिख पर डे। लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर पर डे प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? ये आएगा माइनस में। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल कम हो रहा है। तो ये देखते ही कोई समझ जाएगा कि हर दिन 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, हर दिन 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है। अच्छा एक और बात बताओ, क्या कौन सी घटना तेजी से हो रही है, बढ़ने वाली कि घटने वाली? बढ़ने वाली। पानी का लेवल बढ़ा बहुत तेजी से था, हाँ, लेकिन घट बहुत धीरे धीरे रहा है। आप समझ रहे हैं? क्लियर है? चलिए, कॉन्सेप्ट को ना फील करना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़े। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है, रोटी बनाने आपको आता है क्या? है, तुमको आता है? और किसको आता है? अच्छा, इसमें किसको रोटी बनाने नहीं आता है? तो लड़की सब मुंह और रोटी फुलाने में माहिर होती है। हाँ। तो अच्छा, बनते हुए देखा तो है ना आपने? तो क्या होता है, पहले ऐसा गोल सा लिया जाता है इसे, आज जब चौकी पर रख के बेला जाता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसका रेडियस लगातार बढ़ता है। बोलिए, तो रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया भी तो बढ़ रहा है
है, उसका सर्कमफेरेंस भी तो बढ़ रहा है, तो मतलब हर चीज बढ़ रहा है। तो वैसा ही एक सिचुएशन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, आप बताइए ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है? क्या है ये? किसका रेट है? मैंने, अरे किसका रेट है, किसके रेस्पेक्ट में, कुछ तो बताओगे ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है क्या? सही बात है, ये साफ साफ बोला है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। तो बताइए डी आर बाई, अच्छा कौन बोला कि तुमको ये टाइम के रेस्पेक्ट में, ये टाइम का तो कहीं जिक्र नहीं है। अरे सेकंड है भाई, तो टाइम ही ना होगा। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपको दिया हुआ है। आप बताइए ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? क्यों प्लस में होगा? क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। बहुत अच्छा, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू, नहीं दिया हुआ है तो टाइम ही ना लेंगे। अरे कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिजिक्स में हर चीज किसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है? वो टाइम के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। तो बोल रहा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब हुआ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होगा, और कब बताना है ये आपको? तो एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे बताना है। अब वो यार डी आर बाई डी टी दिया है, डी ए बाई डी टी पूछ रहा है, क्या किया जाए, कुछ बताओ। तो सबसे पहले तो हमको ए और आर के बीच का रिलेशन तो पता होना चाहिए ना, कि सर्कल के केस में आखिर एरिया होता कितना, कितना होता है? हाँ, पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमको समझ में आ गया क्या करना है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि हमको डी ए बाई डी टी ना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ए का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना होगा? कहीं कोई मच्छर उछड़ दिख रहा है? अच्छा कोई बात नहीं। अरे यार, हाँ अरे ऊपर है, इस पे आएगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हाँ तो एक मिनट, हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट, हाँ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या? टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में। ए का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, ए का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 होगा। अच्छा, ए का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में 1 होगा? ए का डिफरेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में 1 होगा, टी के रेस्पेक्ट में नहीं। हाँ, इसका मतलब हुआ, देख रहे हो? चलिए बताइए, ए का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में देखना है? टी के रेस्पेक्ट। तो ये डी ए बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा, पाई का क्या करें? पाई का पाई कांस्टेंट है तो पार्टिसिपेंट। बताइए आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा टी के रेस्पेक्ट में? कितना होगा? ये लड़का बोल रहा है 2r इंटू डी आर। ई कैसे बोल रहा है यार? ये तो हमको लग रहा है सिर्फ 2r होना चाहिए था। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए था? 2r होना चाहिए। बगल में बोल रहा है डी आर बाई डी टी होगा। क्या किया जाए इसका? सही बोल रहा है ये क्षितिज? पता नहीं सर, हैं? पता नहीं। y बराबर अगर एक्स स्क्वायर, तो कल पढ़ा था हम लोगों ने कि डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? 2x होगा। लेकिन डी वाई बाई डी टी कितना होगा? यानी इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना होगा? क्या भूला गया सब, कल ही परसों ही पढ़ा था हम लोगों ने। कितना होगा? तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। याद आ रहा है कैसे हो रहा है ये सब? चेन रूल से। सबसे बाहर कौन है? पावर है, उसको नीचे लेके आएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। उसके बाद अंदर जाएंगे, कौन मिला? याद आ रहा है? तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो वो नहीं लिखा जाता है, इसीलिए 2x ही रह जाता है। लेकिन x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना होता है? dx बाई dt। तो वो तो लिखना पड़ेगा ना। अरे यार तुम लोग ऐसा भुलौनी धारा रहेगा, कैसे काम चलेगा? एक आदमी सिर्फ बता रहा है आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाबू अगर r के रेस्पेक्ट में करते ना तो सिर्फ कितना आता है? 2r होता है। आप समझ रहे हैं?
लेकिन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। पावर नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा, ठीक है वो तो 2r आ गया, लेकिन अंदर जाएंगे आर मिला, आर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में dr बाई dt ना होगा। हाँ ठीक है, गुड, तो ये होगा। अब तुम बताओ कि हमको dA बाई dt चाहिए, और पाई तो पाई है, 2 तो 2 है, आर की जगह पे कितना रखा जाए? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर की जगह पे हमको रखना होगा कितना? 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है। अरे बोलो ना, ये क्वेश्चन में दिया है, तो हम आर की जगह लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मिला जुला के ये हो जाएगा 4 इंटू कितना? 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये है आपका डी ए बाई डी टी। अगर हमको इसको लैंग्वेज में लिखना होगा तो हम लिखेंगे एरिया इज, बताइए, इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? क्यों इंक्रीजिंग? क्योंकि रेट ऑफ चेंज कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। तो एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, हाँ क्या, 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, ऊपर में सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ गया है? क्योंकि क्या है? एरिया है। एरिया का यूनिट ही होता है लेंथ का स्क्वायर, है ना। और नीचे में टाइम है, इसीलिए क्या आया है? सेकेंड आया है। ये समझ में? एक बार बढ़िया से देखिए, दोबारा पूछिए, मैं बताऊंगा। पहले डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, ये समझ में आया था ना आपको, और डी ए बाई डी टी पूछ रहा है। तो बाबू हम डी आर बाई डी टी और डी ए बाई डी टी के बीच का रिलेशन तब ना निकाल पाएंगे जब हमको ए और आर के बीच का रिलेशन पता हो। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों को दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया हमने टी के रेस्पेक्ट में, ये रहा डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद क्या है? वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। सही है, आगे बढ़े। देख लो उसका फोटोग्राफी देख लो। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, हाँ वो डाल देंगे, उधर देखना, ये लिखना नहीं है इधर। तुम लोग लिख के निश्चिंत हो जाता है। अभी क्या है कि नहीं लिख के जाएगी तो बेचैन रहेगी रास्ता भर, समझ रही है? तो जाते जाते कोशिश करेगी कि हम करें, है ना। इसीलिए आपको समझना ना है, कितना 4 साल का पंचवर्षीय योजना लेके हम लोग चले हैं? दिमाग में इसको बैठाइए। चलिए, ये करना है आपको, अब देखते हैं कौन इसको एकदम सही सही करता है। हिंट दे देता हूं मैं। हिंट ये है कि कोन जो होता है, कोन देखा है आपने? बर्थडे वाला टोपी नहीं होता है वो, वही है ये। रेडियस इसका आर है, हाइट इसका एच है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। बाकी आप ट्राई करिए। दो आदमी एब्सेंट है ना? हो गया? कितना आ रहा है? तुम लोग पिटाने वाला काम करता है, हैं? बोल रहे हैं सही सही बनाना है इसको, गलत है वो, बहुत सरासर गलत है। हाँ, बहुत भयंकर गलती है उसमें।
है, कहाँ गया? रेडियस बेस का मतलब तो बेस होता है ना, हाँ तो पूरा बेस हो गया। हाँ बेस कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, डायमीटर एक फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन बेस जस्ट एक नाउन है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बेस का मतलब ये वाला हिस्सा हो गया, इस हिस्से को बेस बोला जाएगा। है? अब हम का जाने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। बाबू गलत है ये। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं हम लोग। कोई है जिसका कुछ और आंसर आ रहा है? ये गलत है। देखिए इसी को बोला जाता है, कॉन्सेप्ट आपका देखिए अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। देखें, चलिए पहले बताइए कि हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या दिया है? ये दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दिया है। इतना समझ में आया ना? अच्छा आप बताइए, कह रहा है रेडियस ऑफ द बेस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेस का रेडियस इसको बोला जाएगा, इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कितना? 2 सेंटीमीटर। बताइए ये क्या दिया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। प्लस में कि माइनस में? ये माइनस में होगा, वो प्लस में इसलिए था क्योंकि वो बढ़ रहा था, ये माइनस में इसलिए क्योंकि ये घट रहा है। इतना आपने लिख लिया था? इतना आपने लिखा था? हाँ ठीक है। उसके बाद हमको निकालना क्या है? हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज चेंजिंग। बताइए वॉल्यूम ऑफ द कोन कितनी तेजी से बदल, कितनी तेजी से बदल रही है हमको कौन बताता है? ये हमको बताता है रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन मत बोलिए आप इसको। कोई भी चीज कितनी तेजी से बदल रही है हमको कौन बताता है? यानी हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्वियसली टाइम ही ना चाहिए। सही है। हाँ हमको dv बाई dt निकालना, और कब निकालना है? तो एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको v r और h के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। एंड यू नो कि v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर कितना h होता है। आप बताइए दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, dv बाई dt इज इक्वल टू 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, हाँ, और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr बाई dt, h का डिफरेंशिएशन dh बाई dt। ये r स्क्वायर और h आपस में कैसा है? मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन रूल ना लगेगा, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे वाले को छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले, ये ना हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं काम। बताइए आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा टी के रेस्पेक्ट में? ना 2r मत बोलो, पूरा बोलो। ये सबको समझ में आ रहा है? कहाँ सब लोग बोला है? आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाबू टी के रेस्पेक्ट में। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या? टी। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में खाली 2r होगा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में सिर्फ 2r होगा? आर के रेस्पेक्ट में। अभी टी के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो ये 2r dr बाई dt होगा। उसके बाद h को वैसे ही छोड़ देना है, फिर प्लस का साइन देना है। अब आर स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देना है। ये समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, और h को डिफरेंशिएट करना है, dh बाई क्या? dt हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज पुट की जाए। बताइए 1/3 पाई की जगह तो पाई रहेगा 2, r की जगह पे कितना रखा जाए? 1 सेंटीमीटर ना। इसने साफ साफ कहा है कि आप उस समय का वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताइए जिस समय r कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो r की जगह पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलिए r की जगह पे कितना है? 1 सेंटीमीटर। dr बाई dt की जगह पे कितना है? अरे कहाँ है देख के बताओ। -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। h की जगह पे कितना? फिर से 1 सेंटीमीटर प्लस r की जगह पे कितना? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और dh बाई dt कितना है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं, dh बाई dt माइनस में नहीं है, ठीक है। आप बताइए ये 1/3 पाई तो खैर है। हाँ थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करिए बढ़िया से। -2 × 2 -4 होगा ना,
और सेंटीमीटर 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 का क्यूब पर सेकेंड, बोलिए। अच्छा, अब प्लस ये तो बस 1 ही ना रहेगा, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और यहाँ सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर का क्या बनेगा, क्यूब पर सेकेंड होगा। अब -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड प्लस 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसमें -4 + 1 कितना होता है, अभी इतना तो बता दिया करो कम से कम। हाँ, -4 + 1 कितना होता है, -3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा -π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मन करे पाई की जगह पे हम 3.14 रख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं होता है, पाई ज़्यादा एक्यूरेट होता है उसकी अपनी वैल्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो dV/dt इतना आया। अच्छा, इसको लैंग्वेज में अगर हम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज, बताइए इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज, हाँ, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, क्या लिखा जाए, -π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। माइनस साइन में यहाँ यूज करूँ, नहीं 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 नहीं, जब मैंने डिक्रीजिंग लिख दिया अब माइनस साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप समझ रहे हैं तो क्यों गलत हो जाता है। हमको नहीं आता था मल्टीप्लिकेशन रूल, हम लोग जब वक्त आया तो नहीं आया, इसको डिफरेंशिएट करके अब बगल में इसको डिफरेंशिएट कर दिए, गड़बड़ा गया। चलिए देख लीजिए इसको बढ़िया से। हो गया, अरे तुम लोगों को ये समझ में आ भी रहा है, ठीक है आगे बढ़े। दोबारा पूछना है, बोलो, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है डिफरेंशिएशन का अगला यूज है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई ग्राफ बनाया है, इस पूरे को ग्राफ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पूरा ग्राफ है, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कर्व। क्या बोला जाता है, कर्व, ठीक है। और डिफरेंट फंक्शंस का कर्व डिफरेंट टाइप से हो सकता है। जैसे लीनियर फंक्शन अगर है तो उसका कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक फंक्शन रहे तो उसका कर्व कैसा होता है, पैराबोला है। कोई ट्रिगोनोमेट्रिक, जैसे कि y = मान लीजिए अगर sin x लिखा हुआ है तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इसका कर्व कैसा होता है, याद आया, ऐसा सांप की तरह होता है। तो ये कर्व डिफरेंट हो सकता है। कोई ऐसा लाइन जो एक कर्व को 2 पॉइंट्स पे काट रहा हो उसको बोला जाता है सेकेंड। क्या बोला जाता है, सेकेंड बोला जाता है। 2 पॉइंट पे काटा, इसको बोलेंगे सेकेंड। लेकिन कोई ऐसा लाइन जो इसको बस किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, इसको बोला जाता है टेंजेंट। बात समझ रहे हैं, क्या बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है। पहली बात ये। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, मान लीजिए कि मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया है ऐसा, जिसमें ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए यहाँ और यहाँ। इन दोनों को मिलाते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। क्या बोलेंगे इस लाइन को, सेकेंड बोलेंगे। अरे बोलिए। चलिए, यहाँ पर x की वैल्यू x1 है, यहाँ पर x की वैल्यू x2 है, यहाँ पर y की वैल्यू y1 है, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y2 है। इतना इंफॉर्मेशन देने के साथ किसी ने आपसे पूछा कि इस सेकेंड का स्लोप क्या होगा, तो पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। स्लोप का मतलब होता है क्या, tan थीटा, स्लोप इज डिनोटेड बाय m, ठीक है। तो हम तो ऑब्वियसली tan थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, पर थीटा दिया ही नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम इसको थोड़ा पीछे बढ़ा लेते हैं, अपने से मान लेते हैं थीटा, और लिख लेते हैं कि इसका स्लोप जो होगा वो कितना होगा, tan थीटा। लेकिन इससे कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि थीटा इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, वो तो तुमने खुद से ना माना है। तो अब कहीं ना कहीं हमको थीटा की वैल्यू चाहे ये ना मिले तो पूरे का पूरे tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से मैंने देखा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो मुझको लगा कि अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं, बोलो बाबू, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन जा रहा है। अरे बोलो ना, जिसमें ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। संगत कोण है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। ये लाइन और ये लाइन
पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला में नहीं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। चलिए थीटा हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम चाहें तो डायरेक्ट टेन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, दिस बाई दिस करके। अरे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। आप पता करिए ये परपेंडिकुलर कितना है, तो बताइए यहां से लेकर यहां तक कितना है, y2 है, और यहां से लेकर यहां तक y1 है। अरे बोलो ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y2 माइनस y। अच्छा इस y2 माइनस y1 को मैं डेल्टा y कह दूं। एक्चुअली ये है क्या, ये है फाइनल y और ये है इनिशियल y। बोलिए ना, तो फाइनल y माइनस इनिशियल y का मतलब चेंज इन y कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा y। चलिए तो मैंने परपेंडिकुलर पता कर लिया, अभी बेस पता किया जाए। तो बेस ये पता करना है, यहां से लेकर यहां तक कितना है x2, और यहां से लेकर यहां तक कितना है x1। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस, हम इसको डेल्टा x लिख सकते हैं। अब हम आराम से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा दिस बाई दिस। सही है। हाँ तो यहां पर बताइए इस सेकेंड का स्लोप कितना आया, डेल्टा y बाई डेल्टा है। अब मैं इन दो पॉइंट्स को ना थोड़ा नजदीक लेके आता हूं। ये देखिएगा मैंने इनको थोड़ा थोड़ा नजदीक कर दिया। बोलिए, पहले से तो नजदीक आ गया। अभी भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो सेकेंड ही होगा। अभी भी इसका स्लोप अगर हमको निकालना होगा तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ये डेल्टा वाई होगा, ये डेल्टा एक्स होगा, और स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। चलिए इन दो पॉइंट्स को और नजदीक लाइए, और नजदीक लाइए, और नजदीक लाइए। आप इतना नजदीक लाइए कि इनके बीच की सारी दूरियां ही खत्म हो जाए। मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट अगर यहां है तो दूसरा पॉइंट जस्ट यहां है। क्या बोलते हो, अरे बीच में कोई गैप ही नहीं है लगभग, ऐसा समझिए। है भी तो एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल, इतना कम कि शायद आप उसका अंदाजा भी ना लगा पाए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। तुम बताओ इस लाइन को अब हम लोग सेकंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो ये आपके मन का भ्रम है कि टेंजेंट किसी कर्व को बस एक पॉइंट पे टच करता है। नहीं, वो भी दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। बस वो दो पॉइंट जस्ट एक दूसरे के अगल बगल होते हैं। अब समझे नहीं, सटे हुए होते हैं, इसीलिए हमको फील होता है कि उसने एक पॉइंट पे टच किया, जबकि ऐसा एक पॉइंट पे टच करने का मतलब तो बाबू ये हुआ, ये बोला जाए एक पॉइंट पे। अरे बोलो ना, तो टेंजेंट भी दो ही पॉइंट पे टच करता है, वो दो पॉइंट से एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। अब क्या किया जाए, तो वही किया जाए जो पिछली बार हम लोग कर रहे थे। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया था, तो यहाँ पर भी हम ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन वो ट्रायंगल कैसा बनेगा, क्या लगता है? देखो ना, वो तो इतना छोटा बन रहा है कि मैं बना नहीं पा रहा हूँ। बहुत छोटा बनेगा, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो पिछली बार इस चीज को हमने डेल्टा वाई कहा था, अब की बार इस चीज को हम क्या बोलेंगे? लो मैंने थोड़ा बड़ा ही बना दिया, इसको अब हम डी वाई ना बोलेंगे। ओ माय गॉड, जब चीजें इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएं तब हम उसको डेल्टा से ना रिप्रेजेंट करके डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना हो जाएगा, डी एक्स। तो पिछली बार ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आता था, अब की बार डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x से हमको क्या मिल रहा है? हमको स्लोप मिल रहा है। बोलो, अच्छा किस चीज का स्लोप मिला हमको? किस चीज का स्लोप मिला? मैंने लाइन का, इस लाइन को क्या बोला जाता है? हाँ, इसको टेंजेंट ना बोला जाता है। तो सुनिए ना, सेकेंड का स्लोप जो होता है ना, वो डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से मिलता है, लेकिन टेंजेंट का स्लोप हमको मिलता है डी वाई बाई डी एक्स करने से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स क्या है बताइए? ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व। माने ये टेंजेंट आपने किसी कर्व पे ही ना ड्रॉ किया है, टेंजेंट टू दी कर्व ऑफ। अच्छा कौन सा ग्राफ है ये, कौन सा ग्राफ है? तो ये हो जाएगा बाबू एक्स वाई ग्राफ। इज इट क्लियर? अच्छा है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ। डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट टू द कर्व अंडरस्टूड होता है। जा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ। टेंजेंट वर्ड बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए
कि मैंने एक कर्व बनाया ऐसा, अरे हाँ तो बोलो, ऐसा कर्व बनाया, हमको पता करना है कि यहां पर स्लोप ज्यादा है, यहां पर स्लोप ज्यादा है कि यहां पर स्लोप ज्यादा है। कहां स्लोप ज्यादा है? ढलान कहां ज्यादा है? जाहिर सी बात है, अगर ये रोड होता, चलना होता, कहां ज्यादा मुश्किल होता? तो यहां ज्यादा मुश्किल, थोड़ा आसानी से चल लेते हैं हम लोग। तो अगर तुमको स्लोप यहां चाहे वहां पता करना है तो तुमको टेंजेंट ड्रॉ करना ही पड़ता है। यहां भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां भी साफ साफ दिख रहा है कि इससे इसका स्लोप ज्यादा है। अरे बोलिए ना। चलिए, यहां पर स्लोप आपको क्या लग रहा है, कितना है? कैसे जीरो है? क्योंकि जब हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एकदम ऐसा आ रहा है, कोई ढलान ही नहीं है। यहाँ पर स्लोप कैसा है बताइए? हाँ, अब सुनो, मैंने बोला है लाइन को देखते पता चलना चाहिए उसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एकदम बताओ, इसका स्लोप कैसा है? ये तुमको समझ में आ रहा है? इसका स्लोप और इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव होता है। अरे बोलिए ना। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता ना बाबू, चाहे मान लीजिए कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, क्या होता? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, तो हम जानते हैं ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ds बाई dt। अरे बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और अभी अभी हमने जाना कि इसका मतलब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी होगा। ये नहीं समझे आप? dy बाई dx का क्या मतलब होता है? स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ। अरे बोलो भाई, अभी तो प्रूफ हुआ था ना स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ। तो बताओ ds बाई dt का क्या मतलब हुआ? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या देगा? तो पता ही है जो तुम स्लोप निकाल रहे हो एक्चुअली क्या है? सब वेलोसिटीज है। बताइए, यहाँ वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। यहाँ वेलोसिटी कितना है? जीरो है। यहाँ वेलोसिटी कितना है? पॉजिटिव। और यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ पता है? पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था और उसका स्लोप लगातार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था और स्लोप कम हो रहा है का मतलब स्पीड कम हो रही। यहां तक आते आते स्पीड कितनी हो गई? जीरो। और फिर वो किधर जाने लगा? वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगा। खैर, ये सब अगर मान लीजिए समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा होगा, ये सब हमको मोशन में डिटेल में पढ़ना है। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि किसी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप पता करना है तो आपको क्या ड्रॉ करना होता है? टेंजेंट। और उस टेंजेंट का स्लोप आपको मिलेगा कैसे? डिफरेंशिएशन से। ओ माय गॉड, अगर ये x है और ये y है तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? dy बाई। लेकिन अगर ये s है और ये t है तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करें? हम ds बाई dt करेंगे। सही है? तो वही चीज यहां लिखा हुआ है कि dy बाई dx का मतलब हुआ स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ बताओ, वेलोसिटी का डेफिनेशन बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन चाहे डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट ही लेके चलो, हम लोग देखेंगे कि पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होता है वो सेम ही होता है। तो आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग लिखते हैं इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? डिस्प्लेसमेंट विथ। अच्छा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो हम इसको देख के क्या बोलेंगे पता है? हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप भी होता है। क्या बोलेंगे? बोलो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स क्या? वेलोसिटी। कोई पूछेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? क्या बताना? वेलोसिटी। बताओ एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलेंगे इसको देख के? स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या? एक्सेलरेशन। वेरी गुड। आप बताइए फोर्स क्या होता है? अब तो कोशिश करिए कि सब याद रहे आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब अंग्रेजी थोड़ा गरीब लैंग्वेज है, मोमेंटम को वो पी से रिप्रेजेंट करता है। बोलिए ना, पी से पावर को भी, पी से मोमेंटम को भी, और बताओ प्रेशर को भी पी से, है कि नहीं? चलो ठीक है, तो dp बाई dt बोलेंगे क्या? स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ?
मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स फोर्स। ये समझ में आया? चलिए बताइए पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलिए, देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है, जो कुछ भी पढ़ते हैं देखिएगा कुछ ना कुछ रिलेशन मिलता रहेगा। तो बताइए इस फोटो को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ गिव्स क्या? पावर। पावर हो जाएगा। अब तुम बताओ कि क्या सही में अभी सब हम लोग बैठ कर रटेंगे कि किसका स्लोप हमको क्या देता है? जैसे मान लो कि ऐसा ही हम रोड पे चल रहे हैं ना, रोड पे चल रहे हैं, अचानक किसी ने पकड़ के हमसे पूछ दिया कि बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक मिनट। तब मेरे दिमाग में क्या आएगा कि पूछा स्लोप। स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और ये हमसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पूछ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये हमसे पूछ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। और हम तुरंत जान जाएंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है। अरे समझ में आया क्या? हमको बता देंगे एक्सेलेरेशन होता है। रटने से थोड़े रटाएगा, अभी बहुत फिजिकल क्वांटिटी है। कितने का स्लोप और कितने का एरिया अंडर द कर्व हम लोग याद रखेंगे, बस इतना याद रखिए डिफरेंशिएशन है तो इसका मतलब स्लोप होता है। और बताइए करंट भी तो पढ़ा हम लोगों ने अभी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फोटो को देख के क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ? चार्ज टाइम ग्राफ। चार्ज टाइम ग्राफ गिव्स अस इलेक्ट्रिक करंट। हो गया, ऐसा कर लेंगे। देखिए ये सारा एग्जांपल लिखा हुआ होगा उसमें। किताबों का है तुम लोग छोड़ के आता है। सही है, कोई दिक्कत इसमें? जैसे मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है हाथी बराबर डी घोड़ा बाई डी गधा। क्या बोलेंगे इस फोटो को देख के? स्लोप घोड़ा गधा ग्राफ गिव्स क्या? हाथी, ऐसा बोल देंगे। ठीक, चलिए ये जो है कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये स्लोप आपको कहाँ बताना है? तो x इज इक्वल टू 2 पे बताना है, x इज इक्वल टू 5/2 पे, और x इज इक्वल टू 3 पे बताना है। ये कर्व हमने बनाया है जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ रहे थे ना। अब बोलो ना, पहला एग्जाम्पल हमने इसी का लिया था और हमको याद है इसका ग्राफ ऐसा बनता है। अरे यार अपवर्ड पैराबोला y एक्सिस को 6 पे कट करता था और जब उसका रूट निकालते थे 2 और 3 आता था। है ये भी हमको याद है, -1/4 आएगा। बोलो ना बाबू। तो इसी कर्व का आपको स्लोप बताना है। कहाँ कहाँ बताना है? x इज इक्वल टू 2 पे बताना है, फिर 5/2 पे और 3 पे। x इज इक्वल टू 2 पे कर्व है कहाँ? तो एकदम यहीं पे है। अच्छा x इज इक्वल टू 1 पे कोई पूछता तो कर्व यहाँ है। अब समझा नहीं? x इज इक्वल टू 0 पे कर्व यहाँ है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 पे तो कर्व यहीं पे है। यानी तुमको इस पॉइंट पे स्लोप बताना है। और 5/2 बोला है बाबू, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, तो 5/2 यही वाली जगह ना है, यानी यहाँ पे तुमको। तो 5/2 पे कर्व कहाँ है? ऊपर है कहीं? अच्छा यहाँ पे है। अरे यहाँ ना है, यानी दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा पॉइंट कहाँ पूछ रहा है? हाँ, इसका मतलब तुमको अब यहाँ बताना है, इन 3 जगहों पे स्लोप बताना है। कुछ चीजें तो हम एनालाइज करके बता देंगे। सबसे पहले बताइए कि x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप आएगा कैसा, पॉजिटिव की नेगेटिव? देख के पता चल रहा है ना, इसीलिए मैंने बोला है कि देखते पता चलना चाहिए स्लोप नेगेटिव है। बताइए यहाँ पर और यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि इतना नेगेटिव 0 और पॉजिटिव होगा। अच्छा एक और बात है यार, अगर मान लो तुम इधर से चल रहे हो तो यहाँ चलने में ज्यादा परेशानी होगा कि यहाँ चलने में ज्यादा परेशानी? क्या लग रहा है? कहाँ ढेर परेशानी? सेम ही होगा एकदम, मतलब सिमेट्रिकल है। अगर हम बीच में से इसको फोल्ड करें ना तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब सर जितना मुश्किल यहाँ होगा उतना ही मुश्किल, यानी सर स्लोप होना तो सेम चाहिए, बस यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ माने सर अगर यहाँ माइनस हाथी आएगा तो सर यहाँ क्या आना चाहिए? प्लस। माने हो आना तो हाथी ये चाहिए। आप समझे क्या? तो चलिए इतना एनालाइज करने के बाद अब हम लोग सही में स्लोप निकालते हैं। बोलिए ना, क्या पढ़ा हम लोगों ने? किसी भी कर्व का अगर स्लोप चाहिए, और ये कौन सा कर्व है? ये एक्स वाई ग्राफ में बना हुआ कर्व है ना, तो वो कैसे निकलेगा? तो स्लोप बराबर होता है dy बाई दैट तरीके। यही ना पढ़ा अभी हम लोगों ने? अरे बोलो ना, तो करो dy बाई dx, बताओ कितना आ रहा है?
2x माइनस 5 आ रहा है, यानी स्लोप का इक्वेशन आ गया 2x। अच्छा एक बात बताइए, स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? स्लोप वेरिएबल है, कह रहा है कि अलग अलग एक्स पर अलग अलग स्लोप आएगा। सही बात है कि नहीं? आप यहाँ पर स्लोप देखिए, कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए स्लोप एट x इज इक्वल्स टू 2। डालिए 2, 2 गुना 2 माइनस 5 कितना? -1। डालिए आप 5/2, बताइए 2 इंटू 5/2 माइनस 5 ना, 2 से 2 कट गया। अब 5 माइनस 5 कितना? 0। और आप थोड़ा सा डाल के देखिए तो क्या आ रहा है? 3 डाल के देखिए, 2 गुना 3 माइनस 5 मिला जुला के कितना आ रहा है? हैं 1 आ रहा है। अच्छा 1। बताइए जो हमने एनालाइज किया था वो सही है? हमने एनालाइज किया था कि x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव आया है क्या? अच्छा 5/2 पे 0 आया है क्या? और क्या 3 पे पॉजिटिव आया है? एक और चीज एनालाइज किया था हम लोगों ने कि जितना स्लोप यहाँ नेगेटिव में आएगा ठीक उतना ही यहाँ प्लस में। आपको नहीं लग रहा -1 तो यहाँ +1 है? आप समझ रहे हैं? यानी कभी भी हमको स्लोप निकालना रहेगा और कोई कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, हम उसको। अच्छा तुम एक बात बताओ यार, ये -1 0 और 1 निकालने के लिए ग्राफ बनाना जरूरी था? वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वो आता है हमको बनाना। अब मान लो कि यहाँ हम क्यूब दे दें, यहाँ स्क्वायर दे दें, तो तुम ही समझ जाएगा उसका ग्राफ। लेकिन फिर भी स्लोप तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करके निकाल सकते हैं? डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो एनालाइज थोड़े करना है, एनालाइज तो इसलिए कर लिया क्योंकि हमको आ रहा था। स्लोप निकालना है तो हमको करना होगा उसको डिफरेंशिएट। समझ में आया? तो ये है दूसरा यूज डिफरेंशिएशन का। क्या निकालने में? स्लोप निकालने में। और आप जानते हैं, अगर आप 11-12 पढ़े, आपको पता है कि स्लोप कितना इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? ग्राफ में, ग्राफ में 2 चीज ही इंपॉर्टेंट होता है, स्लोप और एरिया अंडर दी कर्व। स्लोप मिलता है डिफरेंशिएट करके, एरिया अंडर द कर्व मिलता है इंटीग्रेट करके, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? ये देख लीजिए, आगे बढ़े। चलिए, ये कौन बताएगा ये? अच्छा कोई एक सवाल और है क्या उसमें? अच्छा एक ही सवाल है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अच्छा मैक्सिमम मिनिमम यहाँ है ही नहीं, वो अलग स्लाइड में है। अच्छा चलिए मैं ऐसे ही बताता हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, अगला वाला भी पढ़ ही लेते हैं, इसको खत्म करते हैं हम लोग। क्या? नहीं, मैक्सिमम मिनिमा एक और भी यूज है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किसी भी क्वेश्चन को, हाँ कह सकते हो, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नीट के लिए मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। कभी भी कॉन्सेप्ट यूज कर जरूर सकता है। कॉन्सेप्ट का नाम है मैक्सिमा एंड क्या? मिनिमा। माने हम कह सकते हैं कि मैथ्स की 2 माँ हैं, बड़ी माँ और छोटी माँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा लाई उन पॉइंट्स पे करता है जहां पे कोई कर्व मुड़ रहा होता है। जैसे मैंने एक कर्व बनाया है, ऐसा कर्व बनाया है, सुन रहे हो? जहां जहां ये कर्व मुड़ रहा होगा वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा लाई करेगा। तो कहां कहां लाई करेगा बताइए? एक जगह यहाँ, एक यहाँ। अरे यही पे ना मुड़ा है? हाँ ठीक है। इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा, इसको डी कहा और इसको ई कहा। और जाहिर सी बात है ये कोई, हाँ ग्राफ में ही बना होगा ना कर्व, ऐसे कहीं थोड़े बन जाएगा। पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं भी बताऊं तो तुम बता दोगे इसमें कौन कौन सी जगह मैक्सिमा है, कौन कौन सी जगह मिनिमा है। हाँ मैं, भले तुम नहीं भी पढ़े होगे, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि तुम बता जरूर देखो। बोलो जल्दी, कहाँ कहाँ तुमको लग रहा है कि मैक्सिमा होना चाहिए? तुम बताए, अनन्या बताएगी। अच्छा वो कह रही है कि ए सी और ई पे मैक्सिमा है ना जी। अच्छा आप लोग थोड़ा कंफर्म करिएगा कि आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं अब बी या डी पे मिनिमा है, ऐसा आप लोग अभी यही लग रहा है क्या? क्षितिज को क्या लग रहा है? एकदम सही बोल रहे हो, तो सही बोल रहे हो भाई। अरे तो खुश हो जाओ थोड़ा सा। हाँ सही बोल रहे हो, ठीक। समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैक्सिमा जो होता है ना, ये वो पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन की वैल्यू आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा होती है। आप समझे नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे कर्व का ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं, पूरे कर्व का सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ है। अब नहीं समझे ना?
लेकिन ये आसपास के इलाके में इसकी यहाँ पे वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। आप देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये है, तो थोड़ा आगे भी बढ़िएगा तो देखिए वैल्यू कम हो रहा है, अब पीछे भी आइएगा तो देखिए वैल्यू कम हो रहा है। यूं कहिए ना कि अगर ये एक गांव है तो ये अपने गांव का सबसे अमीर आदमी है। हम आगे भी बढ़ेंगे तो लोग देखिए गरीब हो रहे हैं, पीछे भी आएंगे तो लोग गरीब हो रहे हैं। अरे बोलिए ना, हाँ ये अपने गांव का सबसे अमीर आदमी है, देखिए बोलिए, ये अपने गांव का सबसे अमीर आदमी है। इन तीनों पॉइंट्स पे मिनिमा लाई करेगा, इन तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू आसपास के इलाके में सबसे मैक्सिमम होगी। थोड़ा सा अगर इलाका हम लें तो सबसे अमीर आदमी वही है, सबसे ज्यादा वैल्यू वही पे होगा, इधर भी और उधर भी, तो इसको मैक्सिमम बोला जाएगा। मिनिमा के बारे में आपका क्या ख्याल है? आसपास के इलाके में यहाँ पर वैल्यू सबसे मिनिमम होता है। देखिए इसके आगे भी बढ़िएगा तो वैल्यू बढ़ रहा है, पीछे भी आइएगा तो वैल्यू बढ़ रहा है। ये तुमको समझ में आ रही है? तो ये अपने गांव का सबसे गरीब आदमी है, ये अपने गांव का सबसे गरीब है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास के इलाके में सबसे कम है। हालांकि मैथ्स वाले लोग पढ़ते हैं कि ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये ग्लोबल मैक्सिमा है। ग्लोबल का मतलब समझ रहे हो? ये अपने गांव का ही नहीं, पूरे जिले का सबसे अमीर आदमी है। अरे बोलो ना, ये पूरे जिले का सबसे गरीब आदमी है। हमको वो सब कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना है, हमको बस इतना जानना है कि जहां से ग्राफ ऐसे मुड़ेगा वहां मैक्सिमा बनेगा, और ऐसे मुड़ेगा वहां क्या बनेगा? मिनिमा। जहां मैक्सिमा है वहां फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है, और जहां मिनिमा है वहां फंक्शन की वैल्यू मतलब आसपास के इलाके में सबसे मिनिमम होती है। क्लियर है? चलिए हम अलग अलग पढ़ेंगे दोनों को। अब हम लोग मैक्सिमा को अलग पढ़ते हैं और बाबू मिनिमा को क्या अलग पढ़ते हैं। बताइए, मैक्सिमा तो कुछ ऐसा ही ना बनता है जी, अरे यहीं पे ना बनेगा, और मिनिमा जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ बनेगा। अरे एक ही मैक्सिमा एक ही मिनिमा बना रहा हूँ अब मैं। आप बताइए कि एक ऐसी चीज जो मैक्सिमा और मिनिमा पे सेम है, आप ऑब्जर्व करके बताइए, देखते हैं कौन ऑब्जर्व करता है। मैं कहता हूं कि एक ऐसी चीज है जो यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है, वो चीज क्या है? अच्छा तो अच्छा, तुम लोग देख के बता रहे कि अपने सोच के बता रहे? देख रही, सब संगत का असर है, देख रही हो हैं? तुम लोग नहीं लग रहा है तुम लोग पहले से तेज हो गया है? नहीं लग रहा है? लग रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक चीज दोनों जगह जो है वो सेम है, और वो है स्लोप। कितना है बताइए? यहां भी स्लोप और यहां भी स्लोप, तो हम बोलेंगे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, स्लोप जो कि एक्चुअली dy बाई dx होता है, वो क्या होगा बताइए? अरे बोलिए ना, दोनों केस में dy बाई dx जीरो होगा, दोनों केस में स्लोप जीरो होगा। लेकिन कुछ अंतर भी तो दिखाना है, तो ढूंढते हैं कि आखिर वो अंतर क्या है। अच्छा बताइए, जस्ट बिफोर मैक्सिमा स्लोप कैसा है? बोलिए। लाइन ऐसे झुका हुआ है एकदम, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, पॉजिटिव है। यहाँ पर स्लोप जीरो है। और बाबू जस्ट आफ्टर मैक्सिमा, माने हम बढ़ कहाँ रहे? एक्स में बढ़ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। एक्स में जब हम आगे बढ़े ना तो देखे कि स्लोप पहले था पॉजिटिव, फिर हुआ, अब फिर हुआ नेगेटिव। बोलो ना, अच्छा ये हो क्या रहा है यार? पहले कोई चीज पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? पॉजिटिव से जीरो हुआ, जीरो से नेगेटिव में चला गया, तो ये घट ना रहा है। तो एक चीज हम लोग लिखेंगे कि अराउंड मैक्सिमा, मैक्सिमा के आसपास स्लोप इज क्या? डिक्रीजिंग। स्लोप इज डिक्रीजिंग। धैर्य तेरे की, अरे पॉजिटिव से जीरो हुआ, जीरो से नेगेटिव हुआ, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग ही ना है। हाँ, अब अगर कोई चीज डिक्रीजिंग होता है तो बताओ उसका रेट ऑफ चेंज कैसा होता है? नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि सो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे क्या घट रहा है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है ना, ये एक्स है, ये एक्स वाई ग्राफ है। विथ रेस्पेक्ट टू क्या? एक्स में ही ना हम आगे बढ़े थे तो स्लोप का लगातार कम होने वाला लगा था। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी कैसा? विल बी कैसा? नेगेटिव। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी कैसा? नेगेटिव। ये समझ में आया? अरे बोलिए ना। चलिए, अच्छा m की जगह हम dy बाई डी एक्स लिख दें तो ये बन जाएगा, d बाई डी एक्स तो रहेगा, m की जगह मैंने लिख दिया dy बाई
dx ये होना चाहिए। अरे यार ये तो डबल डिफरेंशिएशन है, नहीं समझे? और डबल डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? हाँ इधर जगह नहीं, इधर हटाते हैं हम लोग। d2y बाई क्या, dx स्क्वायर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? हाँ dy बाई dx कितना, 0 होना चाहिए, लेकिन वहां पर d2y बाई dx स्क्वायर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बताइए जस्ट बिफोर मिनिमा स्लोप कैसा है? हाँ यहाँ पे 0 हुआ, थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ 0 हुआ, और यहाँ कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। अब कोई चीज़ नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया, वो चीज़ बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे, अब वही चीज़ लिखेंगे, अराउंड क्या, मिनिमा स्लोप इज इंक्रीजिंग ना रे बाबू। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी कैसा? पॉजिटिव। यानी कि dm बाई dx इस केस में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो? हाँ, और m की जगह अगर हम वही dy बाई dx रख दें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ डबल डिफरेंशिएशन विच इज dy बाई dx स्क्वायर एंड विच विल बी कैसा? पॉजिटिव ना बाबू। तो सिंगल डिफरेंशिएशन दोनों का 0 करेंगे हम लोग, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन मिनिमा के केस, सॉरी मैक्सिमा के केस में नेगेटिव होता है, लेकिन मिनिमा के केस में पॉजिटिव होता है। ये थोड़ा उल्टा टाइप का आता है। मिनिमा के केस में नेगेटिव होता है, अच्छा सॉरी मैक्सिमा के केस में नेगेटिव होता है और मिनिमा के केस में पॉजिटिव होता है। हालांकि हमारे लिए, हमारे फिजिक्स में ये जो सेकंड वाला कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल, नीट के लिए तो मैं 0% कहता हूँ कि डबल डिफरेंशिएशन का हमको कभी यूज ही नहीं। लेकिन ये जो पहला चीज़ है ना, ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करने का। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग करेंगे, समझ रहे हो? कोई भी फंक्शन जहां मैक्सिमम होगा चाहे जहां मिनिमम, बाबू वहां स्लोप कितना होगा? और स्लोप 0 का मतलब dy बाई dx कितना होगा? 0 होगा। जहां भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है चाहे मिनिमाइज करना है, डबल सॉरी dy बाई dx को क्या करना होगा? 0 करना होगा। तो ठीक है, आप इसको देख लीजिए एक बार। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, क्वेश्चन यहाँ तो है नहीं, किताब में आपके क्वेश्चन होगा। किताब में क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देखो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन y इज इक्वल टू कितना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज मैक्सिमम और मिनिमम। ऑल्सो फाइंड द कंडीशन फॉर, हाँ फॉर विच इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज डिफाइंड और इट्स मिनिमम वैल्यू, ऐसा कुछ बोल रहा होगा। हाँ सुन लो, इधर देखो, पहले कह रहा है कि x की किस वैल्यू पे ये वाला फंक्शन मैक्सिमम होगा चाहे मिनिमम होगा। अरे बोलो ना। तो यार हमको याद आ रहा है कि इसका तो हम ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ तो या तो ऐसा बनता है ना, तो और यहीं पे ना फंक्शन मैक्सिमम है, यहीं पे ना फंक्शन मिनिमम है। तो तुम बताओ ना, यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी? -b/2, और यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी? यानी इसका आंसर क्या होगा? -b/2 है। सुनो ध्यान से, हमको इसका ग्राफ बनाने आता है और हम जानते हैं कि ग्राफ जहां मुड़ता है वहीं पे या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना तो क्या होगा? हाँ, यानी इसी पॉइंट पे तुमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ा ढंग से तुमने? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? आप x की वो वैल्यू बताइए जहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमम हुआ ना तो -b/2 पे ही ना ऐसा होता है। यही तो हमको बताना है, लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे। अरे ये तो हमने ग्राफ बनाना सीखा था इसलिए ना बता दिया। हम लिखेंगे कि फॉर y टू बी मैक्सिमम और क्या? मिनिमम। y को आपको मैक्सिमम करना है या चाहे मिनिमम करना है? हाँ, dy बाई dx कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि जहां भी फंक्शन मैक्सिमम होगा चाहे मिनिमम, वहां स्लोप कितना होगा? स्लोप का मतलब dy बाई dx कितना होगा? 0। चलिए dy बाई dx किया जाए, बताइए। ए पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 2x ही होगा,
तो क्या ये 2ax हो जाएगा? अरे यार, अब प्लस है तो प्लस, बी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? dy बाई डी एक्स इतना ही होगा। 0 करो। अब थोड़ा यहाँ से x का वैल्यू निकाल के दिखाओ तो कितना आ रहा है। b उधर गया, 2a नीचे गया है, x बराबर माइनस बी बाई 2a नहीं आ गया, देख रहे हो? इसका मतलब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a पे ही स्लोप क्या होने वाला है, यानी यही पे वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। देख लो हम लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को। अभी कहाँ पढ़े थे हम लोग? ये सब कहाँ पढ़े थे? क्वाड्रेटिक में पढ़े थे। आज मैंने यूज करके बता दिए, है कि नहीं? चलिए, और भी कुछ बोल रहा है। बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कंडीशन। बताइए किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन में मिनिमम होगा। तो उसके लिए हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ना निकालना पड़ेगा। तो ये है बाबू dy बाई डी एक्स, यही है जा। हाँ, तो इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ बच्चों, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा? थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करना। तो 2a जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको छाप देंगे। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 लिखेंगे, और 1 लिखना कौन, अब b का 0 हो तो गया, यही तो है। तो ये चीज अगर पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमा, और नेगेटिव हो जाए मैक्सिमा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ए पर ही ना डिपेंड कर रहा है। अच्छा देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इफ a जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे ए पॉजिटिव है तो ये इसके बराबर ही ना है, तो इधर पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ना सॉरी, ग्राफ बोल रहा हूं, क्या डिफाइंड होगा, मैक्सिमा की मिनिमा? मिनिमा डिफाइन करने के लिए ग्राफ को ऐसे बनाओ कि ऐसे बनाओ, ऐसे ना बना। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि अगर ए पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला क्यों बनता है, ताकि हम मिनिमा डिफाइन कर सके। अरे बोलिए ना। चलिए आप बताइए कि अगर इफ ए नेगेटिव हो जाए, ये ए नेगेटिव हो जाए, ये कौन सा ए है? ये वाला ए है। तो ए अगर नेगेटिव हो जाए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी कितना होगा? नेगेटिव होगा। आप समझ रहे हैं? और अगर ये नेगेटिव होगा तो बाबू क्या डिफाइन होगा? मैक्सिमा। और मैक्सिमा डिफाइन करने के लिए आपको ग्राफ ऐसा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर क्या, हाँ, डाउनवर्ड पैराबोला बने। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन होगा। वो क्या बोल रहा है? चलिए ये क्वेश्चन करते ही हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। सुनिएगा, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलिए मैं इधर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक रोड है, क्या है बोलो? रोड की चौड़ाई दी गई है कितनी? 10 मीटर दिया हुआ है। हालांकि 10 फीट देना चाहिए, 10 मीटर तो बहुत हो गया है ना, लेकिन मान लो 10 मीटर है। क्या बोलती हो? ठीक से बैठो ना तुम लोग, लग रहा है कि जैसे लोग मुजरा देखने नहीं बैठता है, एकदम पसर जाता है कि हाँ पेश किया जाए। हैं? हम तुमको अनारकली दिख रहे हैं क्या? 10 मीटर चौड़ा एक रोड है, एक ट्रक है जो एकदम पूरा रोड छेक के चल रहा है। क्या बोलते हो? जैसे इधर से अगर अभी ट्रक जाए तो लगभग पूरा रोड वो छेक के चलेगा, कोई गाड़ी इधर उधर पास नहीं करेगा। इसने पूरा एकदम छेक लिया है रोड को, मतलब ट्रक की चौड़ाई भी तब कितनी है? 10 मीटर है। समझ रहे हैं? ये चल रहा है, शायद बताना तो किस स्पीड से? अच्छा, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बहुत बढ़िया। यहाँ से बाबू 20 मीटर की दूरी पे एक बच्चा खड़ा है, चाहे एक आदमी खड़ा है, ठीक है? किस दूरी पे बोलिए? उसको रोड क्रॉस करना है। सवाल है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉय सच दैट द एक्सीडेंट इज जस्ट अवॉइडेड। आप समझे नहीं? माने कम से कम ये किस स्पीड से दौड़े कि वो बाल बचे। बाल बचने का मतलब समझ रहे हो? कि जैसे ही वो उस किनारे पहुंचे ठीक उसी समय ट्रक भी आ जाए। मूवी में ऐसा देखने को मिलता है। बोलो, एक वो सलमान खान वाला मूवी नहीं था? कौन सा मूवी था? किक था शायद। हाँ, उसमें साइकिल से वो रेलवे ट्रैक पार करते हैं, जैसे ही पार करता है तुरंत ट्रेन चला जाता है, तो लोग बोलता है इधर बच गए। तो ऐसा वाला सिचुएशन हो जाए, एकदम जैसे ही पार करे फटाक से ट्रक वहां भी पहुंच जाए।
इसको बाल बाल बचना बोला जाएगा। तो सवाल है कि ये किस मिनिमम स्पीड से दौड़े, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड। मैं बताऊं कि अगर बताना होगा तो 10 सेकंड बहुत ज़्यादा समय हो गया इस क्वेश्चन के लिए। मैंने 10 सेकंड में आपको बता देना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। किस मिनिमम स्पीड से दौड़े कि वो कितना, तो लहरिया कट चलते मारते हुए थोड़े सीधा ही ना दौड़ेगा, है क्या? ऐसे भी पार कर दिया। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि कम से कम स्पीड से इसको दौड़ना है। मैंने तुम्हारे कहने का मतलब है कि 5 मीटर 5 मीटर पर सेकंड से कम स्पीड से ये नहीं दौड़ सकता है। अगर 5 मीटर पर सेकंड से कम स्पीड से दौड़ेगा ठोका जाएगा, ऐसा तुम बोलना चाह रहे हैं। और तुम लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है? यशराज 5। अच्छा 5 तुम लोग कितने लोग का 5 आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ गया कि 5 कैसे होगा? यश ही समझाएगा कैसे 5 होगा। क्या मतलब यश ये कहना चाह रहा है कि सर देखिए ट्रक जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग जाएगा? 2 सेकंड। आदमी के पास 2 सेकंड का समय है पार कर जाने के लिए। अब 2 सेकंड में इसको 10 मीटर चले जाना है, तो 1 सेकंड में वो कितना चलेगा? 5 मीटर। मतलब 5 मीटर अच्छा बोलिए 10 मिनट वेट करने की। ठीक है। मैं क्या कह रहा था? हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि इस इंसान के पास कितना समय है? 2 सेकंड का समय है और इसको इस रोड को क्रॉस कर जाना है। तो 10 मीटर जाना है, 2 सेकंड समय है, तो किस स्पीड से जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड से। तब ना 1 सेकंड के बाद वो यहाँ रहेगा, फिर 1 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा मान लो 4 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा तो क्या होगा? तो 2 सेकंड बाद वो कहाँ रहेगा? 8 मीटर पर रहेगा। मैंने 8 मीटर पर रहेगा, तब तक तो वो पहुंच गया ना। वो ट्रक को यहाँ तक आने में बस 2 सेकंड का ही समय लगेगा। अरे यार वो 9वां क्लास वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम जो है वही सब लग रहा है इधर। डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो कितना समय लगेगा इसको? हाँ तो आप डिस्टेंस अपन स्पीड करिए 2 सेकेंड, और फिर इसके लिए भी आप डिस्टेंस इनटू स्पीड करिए। अच्छा सॉरी, यहाँ तो आपको स्पीड ना निकालना है। हाँ तो डिस्टेंस अपन टाइम करिए। डिस्टेंस है 10 मीटर और टाइम है कितना? 2 सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड ये है। ये इससे कम स्पीड से चलेगा तो गया काम से। ये आंसर एक्चुअली सही नहीं है। ये सही नहीं है आंसर। ये आंसर सही नहीं है। मैं कहता हूं इससे कम स्पीड से चल के भी अपनी जान बचा सकता है। कैसे? अच्छा तिरछा जाएगा। ये लड़का कह रहा है कि सर कौन बोल रहा है इसको एकदम सीधे ही चले? वो तिरछा भी तो जा सकता है। क्या तिरछा जाएगा? अगर मान लो कि कहीं ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? ये भी स्ट्रेट ही लाइन है। तो इससे क्या होगा यार? क्या फायदा होगा? है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया मैं। कहने का मतलब है कि अब इसको टाइम थोड़ा ज्यादा मिल गया। तेरे के जो एक्सीडेंट पहले यहाँ होने वाला अब एक्सीडेंट यहाँ ना होगा, तो टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं मिल गया। लेकिन देखिए हाँ एक फायदा हमको हुआ जरूर टाइम का, लेकिन डिस्टेंस भी तो बढ़ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम ये अब नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है जो डिस्टेंस के रूप में है, और जो हमारा रिटर्न है जो हमको टाइम के रूप में मिल रहा है, दोनों में से कौन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? अरे बोलो ना। मैंने हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहीं अगर ज्यादा हो गया हमारे रिटर्न के रिस्पेक्ट में, तब तो हमको घाटा ना लग गया। हम टाइम बचाने के चक्कर में अपना डिस्टेंस ज्यादा कर लिए। बोलो। और ये भी हो सकता है कि कहीं हमने जो इन्वेस्ट किया वो कम हो, लेकिन जब हमको रिटर्न मिल रहा है वो थोड़ा ज्यादा हो, तो हमको फायदा हो गया। अब ये कंफ्यूजन वाला स्थिति है। ठीक है। अच्छा किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ऐसे भी जल सकता है? ये तो बेकार बात हो गया। देखो इसमें हो ये रहा है ना कि वो रोड भी पार कर रहा है और साथ साथ ट्रक से थोड़ा दूर भी भाग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा फायदा हमको इसमें नजर आ रहा है। ये तो बेवकूफ आदमी है ऐसा अगर कोई जाता है तो। एक तो वो रोड को क्रॉस कर रहा है और ऊपर से और ट्रक की तरफ भाग रहा है। तो चलिए मान लिया जाए कि ये इंसान ऐसे दौड़ रहा है कि ये कितना है बताइए? x है। हम लोग यही मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अगर मान लीजिए ऐसा चलने से फायदा हुआ तो अपने एक्स का कुछ वैल्यू आ जाएगा। मान लो एक्स का वैल्यू आ गया 10 मीटर का, क्या मतलब हुआ, क्या ऐसे भागिएगा कि ये चीज कितना हो 10 मीटर। अगर एक्स का वैल्यू 0 मीटर आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि एकदम सीधे ही भागने से सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा। और एक्स का वैल्यू अगर -10 मीटर आ गया, जो कि किसी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि -10 मीटर आपसे क्या कहना चाह रहा है कि इधर मत भागो इधर भागो, जो कि हम पहले ही खारिज कर चुके हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। तो आइए हम इसी सिचुएशन को डील करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, अब इस ट्रक के पास कितना समय रहा, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 20 मीटर है और वो एक्स है। तो इस आदमी, हाँ, इस आदमी के पास कितना समय होगा, जितना समय इस ट्रक को यहां से यहां तक आने में लगेगा। अरे बोलो बाबू। और हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। द डिस्टेंस इज 20 + x और डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है, 10 है। सुनिए, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, यूनिट्स लिखने से कैलकुलेशन कचड़ा हो जाता है। हाँ, जो हाँ लास्ट में लिखेंगे, जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, जो टाइम है वो सेकंड में, और जो स्पीड होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। चलिए, इतना ही समय अब इस आदमी के पास है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो पहले बताइए ये डिस्टेंस होगा कितना। अगर ये 10 है, ये x है, तो ये होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब कितना, 100 प्लस x। पाइथागोरस थ्योरम, माइनस कहाँ से आएगा, हम लोग हाइपोटेनस में निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट दोनों छोटका का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये आदमी मान लो बच्चों v स्पीड से भाग रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज अंडर रूट 100 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द टाइम इज ये, अरे इतना ही टाइम नहीं है उस आदमी के पास, 20 + x डिवाइडेड बाई 10। अब ये डिवाइडेड बाई 10 को मैं ऊपर ले जाके लिख दूं, इस स्पीड से ये दौड़ेगा। पता है ये इक्वेशन क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ना कि अगर x की वैल्यू डिफरेंट होगी ना, तो आपको अपनी जान बचाने के लिए v की भी हाँ अलग अलग वेलोसिटी से भागना पड़ेगा। यानी इस x को बदलोगे तो ये v भी, तो इसी में से किसी x पे तो ये सबसे मिनिमम होगा ना। जा, वही तो हमको पता करना है कि आखिर किस x पे ये v जो है वो सबसे मिनिमम है। अरे बोलो। तो हम यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम बोलेंगे फॉर v टू बी क्या, मिनिमम। अगर v मिनिमम होगा किसी पॉइंट पे, अरे बोलो यार, तो वहां पे dv/dx कितना हो जाना चाहिए, 0। याद आ रहा, अभी देख रहे थे हम लोग, जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो, चाहे क्या हो, मिनिमम हो, वहां स्लोप 0 होता है। स्लोप 0 होने का मतलब हुआ कि डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करा दीजिए। ये आपको समझ में आ रहा है। हाँ, अब हमको इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कराना है। चलिए डिफरेंशिएट किया जाए। सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझको कि जब आप इस पूरी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, बोलिए ना, dv/dx को ना 0 करना है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इस 10 का क्या करे, ये 10 तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद ये और ये आपस में डिवीजन में है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे डिवीजन रूल। बोलिए, डिवीजन रूल। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे। माइनस का साइन देकर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर को छोड़, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। आइए हम ऊपर वाले इसको डिफरेंशिएट करें। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर लगेगा चेन रूल, क्योंकि सबसे बाहर क्या है, रूट है। और बोलो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। तो रूट अंडर, इसको हाथी समझिए आप, तो रूट अंडर हाथी का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट क्या, हाथी। नहीं, एक्स की जगह हाथी ना है। अरे तुम समझ भी रहे हो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। रूट इतने का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट इतना ना होगा। कहानी खत्म थोड़े हुआ है, अभी अंदर भी तो जाना है। अंदर जाएंगे तो हमको ये पूरा मिला। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन हम बगल में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 100 का डिफरेंशिएशन कितना, 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x। अभी मैंने सिर्फ ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया है, नीचे वाले को अभी छोड़ना भी है। छोड़ दीजिए नीचे वाले को, यानी 20 + x को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, माइनस का साइन भी तो देना है। अब ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, यानी 100 + x² को छोड़ दीजिए, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिए।
बोलिए 20 का डिफरेंशिएशन कितना, 0। लिखना जरूरी x का डिफरेंशिएशन, और यहाँ 1 भी लिखना कोई जरूरी थोड़े था, लेकिन चलिए मैंने लिख दिया। कहानी अभी भी खत्म नहीं नहीं नहीं, हाँ हो गया, मतलब ऊपर वाले का तो हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर करके, यानी 20 प्लस एक्स का नॉट 400, कौन सी का 400, पूरे का ना स्क्वायर, अच्छा तोड़ के बता रहे थे, छोड़ दो हटाओ, बराबर तुम 0 करो। अब तुम बताओ बाबू, 10 का क्या होगा उधर जाके, खत्म कहानी 0, ये नीचे वाले का उधर भेज दे, सब 0 हो गया। चलिए तो ये लोग तो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेंगे, इसको और इसको आप खत्म करिए, उधर भेज के 0 करिए। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया, अरे बोलो x को अंदर भेजा जाए तो ये हो जाएगा 20x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 प्लस कितना एक्स स्क्वायर बराबर, नहीं नहीं सॉरी, अभी ये भी तो है, माइनस अंडर रूट 100 प्लस कितना एक्स, ये समझ में आया। अच्छा अब बराबर करके कितना होगा बाबू, 0 हो जाएगा। अभी एलसीएम लेंगे तो यही ना आएगा, हाँ ठीक है, तो एलसीएम में यही आ जाएगा, अंडर रूट 100 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए ये है 20x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट अंडर समथिंग इंटू रूट अंडर समथिंग, रूट हट जाता है। अरे मैं कह रहा हूं कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होगा, तो रूट एक्स का स्क्वायर का मतलब है एक्स, तो मिला जुला के होगा कुछ नहीं, बस ये रूट हट जाएगा और बच जाएगा 100 माइनस कितना एक्स स्क्वायर बराबर 0। सही है, कहाँ गड़बड़, अच्छा प्लस सॉरी 100 प्लस एक्स स्क्वायर ना है, चलो ठीक है, मैं चेक कर रहा था कि आप लोग जो है अभी भी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये है प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो रहा है, हाँ तो कट जाएगा, अरे बोलो तो सही, कट जाएगा। चलो बताओ अब क्या बचा। अच्छा एक और बात है, हाई नीचे वाले को भेज दे फिर इधर, फिर जाके इधर खत्म हो गया, चुपचाप उधर अकेला बचा है 20 माइनस 100, 20x माइनस 100 बराबर, इसको इधर लेके आया जाए, 20 को नीचे लाया जाए तो ये x इज इक्वल टू तुमको कितना मिलेगा, ओ माय गॉड, इसका मतलब ये कह रहा है कि x की वैल्यू अगर आप 5 मीटर रखते हैं, नहीं समझे ना, तो वहां पर dv बाई dx कितना हो जाएगा 0, का मतलब वही पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड होगी कि मिनिमम। यहाँ देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, तुम सोच रहे होगे कि सर मैक्सिमम के लिए भी तो यही करेंगे, तो यहाँ से मैक्सिमम हमको क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगा। जा ये सवाल ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा हम किस स्पीड से दौड़े कि हम अपनी जान बचा लें, इसका कोई लिमिट है, हम तो इनफाइनाइट स्पीड से दौड़ सकते हैं। यहाँ डिफाइंड सिर्फ क्या होगा, इसीलिए यहाँ से आपको मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा। बोलिए जल्दी, तो ये कह रहा है कि x की जगह 5 मीटर रखिएगा ना, तो जो स्पीड आपको मिलेगी वो स्पीड सबसे मिनिमम होगी। आइए ना तब x की जगह पे क्या रख लिया जाए, अरे क्या रख लिया जाए, 5 मीटर रख लिया जाए, तो v बराबर, हम भी मिनिमम ना अब निकाल रहे हैं, हाँ ठीक है, तो 10 को 10 रहने दो, अंडर रूट 100 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब कितना 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं 25 लिखूं और डिवाइडेड बाई यहाँ 5 लिखूं तो नीचे में 25 हो जाएगा बाबू 10, और अंडर रूट 125 बाई 25, हाँ अंडर रूट 125 कितना होगा 5 रूट 5, 5 गुना 5 गुना 5, 2 गो 5 बाहर निकला, 1 गो 5 अंदर रहा, तो 2 गो 5 1 5 बन के ना बाहर निकलेगा, जो इसको 50/25 और ये अंडर रूट 5, ये आ रहा है 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। यानी सुनिएगा, आप ऐसे दौड़ रहे हैं जिसमें ये कितना है 5 मीटर है ना, आप 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ के भी अपनी जान बचा सकते हैं। बोलिए जल्दी, हाँ, और आप यकीन मानिए ये 2 रूट 5 जो है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड से कम होगा। आपका आंसर क्या आया था बताइए, आपने कहा था कि हम दौड़ेंगे सर 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन उसके लिए आपको दौड़ना कैसे पड़ता बताइए, ऐसे ना दौड़ना पड़ता है, लेकिन मैंने कहा कि अगर तुम ऐसे दौड़ोगे तो तुमको सही में 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना पड़ेगा। तुम देखो ना, x की जगह 0 डाल दो, तेरे की x की जगह 0 डाल देने का मतलब वो एकदम सीधा दौड़ रहे हो, डाल के देखो ना 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, डालो, यहाँ 0 डाल दोगे तो ये 10 10 गुना 10
100/20, 100/20 5, सही बात है। तो दो आदमी दौड़ना शुरू करता है। मान लो एक आदमी दौड़ता है ऐसे और एक आदमी दौड़ता है ऐसे, जिसमें ये चीज 5 मीटर अगर है, ये दौड़ेगा 5 मीटर पर सेकंड से, तब इसकी जान बचेगी। ऐसे दौड़ेगा वो 2√5 मीटर पर सेकंड है, तब उसकी जान बचेगी। है थोड़ा कैलकुलेटर से 2√5 की वैल्यू निकालिए तो कितना आ रहा है? इतना आसपास मत करो, हमको एग्जैक्ट बता। आसपास हम नहीं कर लेंगे। एक में क्या करना है? 4.2 आ रहा है लगभग। हाँ शायद इतना ही है। अरे तुम लोग कर भी रहा है कि अंदाजा लगा रहा है? 4 पॉइंट क्या आ रहा है? 472। ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये आ रहा है 4.472। बताइए 5 मीटर पर सेकंड से कम है कि नहीं? तो इसका सवाल क्या था कि आदमी कम से कम किस स्पीड से दौड़े कि वो अपनी जान बचा ले। तो इसका जवाब क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ ऐसे दौड़ेगा तो 5 मीटर पर सेकेंड चाहिए, वो सही है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हम ऐसे ही दौड़े। मान लो मेरी औकात ही नहीं है 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने की, मेरी औकात है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसी स्पीड से दौड़ सकता हूँ, क्या मेरी जान नहीं बचेगी? बचेगी, लेकिन पाथ हमको ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा है, आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, ऐसे भी कि अब जैसे 5 का मतलब क्या हुआ? √25 हुआ। और 2√5 का क्या मतलब हुआ? तो 2 को अंदर भेजोगे, अंदर जाके 4 ना बनेगा? बोलो ना। यानी ये √अंडर भी कौन कौन कम हुआ? ये ना कम हुआ, यानी ये चीज इससे कम है। देखा? तो देखो एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था, जिसको जब हमने देखा तो हमने देखते ही आंसर बता दिया था। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है, यही था। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि लगभग इसमें सारा डिफरेंशिएशन यूज हो गया है? तो पावर रूल भी यूज कर ही लिया हम लोगों ने, चेन रूल भी यूज हो ही गया, डिवीजन रूल जो मल्टीप्लिकेशन रूल का बाप है वो भी यूज हो गया, रहे कि नहीं? बाकी वो कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ कि जहां कहीं भी कोई फंक्शन मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, वहां स्लोप कितना होता है, यानी हम डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करा देंगे। आप समझ रहे हैं? लगभग सारा डिफरेंशिएशन इसमें यूज हो गया। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है मैथमेटिकल टूल्स को क्लियर करना। आप बताइए इसमें से कुछ भी अगर हमारा क्लियर नहीं होता है तो ये कुछ समझ में आता है कि क्या हो रहा है इधर, बहुत ऊपर से निकल जाता है। तो मैथमेटिकल टूल्स को एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है? तुमको लेकिन बताओ सही में समझ में आया भी है कि खाली ऐसे ही मूडी डोला रहता? कसम खा के तुम लोग बोल रहा है हैं? तुम बोल रही है? विद्या पर देखो तुम्हारा हाथ है और उस पर भी मेरा नाम लिखा हुआ है। आई दादा, कॉपी पर हाथ रखो, उस पर हाथ हटाओ। ये तुम लोगों को समझ में आया है? तो कोई बात नहीं है, ये नीट में कभी भी इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। वो पूछेगा, जेई जेई मेन में भी नहीं पूछेगा, ठीक है? वो जेई एडवांस के लेवल का, मतलब ऐसे क्वेश्चंस उसी में पूछे जाते हैं, ठीक है? हाँ तो आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, सब यूज भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है।